हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर और आज आपको पढ़ा रहा हूं डिटेल समरी ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। डिटेल समरी ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके लिए मैं पहले आपको द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप NCERT की लाइन बाय लाइन की मदद से मैं आपको भेज चुका हूँ। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक भेज चुका हूँ। वे आप इसको अगर सर्च करना चाहें तो आप टाइप करना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बाय लेक्चरर हरी सिंह सर, आपको मिल जाएगा। उसमें आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल समरी भेज रहा हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसको वो भी आप सर्च कर सकते हैं टाइप करके बाय लेक्चरर हरी सिंह सर करके आपको मिल जाएंगे। ये अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको डिटेल समरी। ये 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप लोग जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके अंदर मैं हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के चैप्टर डाल रहा हूँ और सभी क्लासेस के डाल रहा हूँ। आपको पढ़ने में बहुत मदद करेगा और आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुई थी और उसमें आइडिया ऑफ नेशन का क्या वो था, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पे तो बोलता है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म emerged as force which brought about change like the emergence of the nation states in place of the different dynastic एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो जैसे 19th सेंचुरी के अंदर क्या है, नेशनलिज्म जो है एक हमारे अंदर लेकर के आया था चेंज किस प्रकार का, एक एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट का, एक नेशन स्टेट का जो है भावना हमारे अंदर लेके आया था। इन प्लेस ऑफ डिफरेंट डायनेस्टिक जो अंपायर थे, भिन्न अलग अलग जो अंपायर थे उनकी जगह क्या है, छोटे टुकड़ों में जो अंपायर राजा बने हुए थे, मोनार्क बने हुए थे, उनकी जगह एक नेशन स्टेट का जो है भावना लेकर के आया था। ये उद्देश्य लेके आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा आई थी। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो ए फ्रेंच आर्टिस्ट विजुअलाइज वर्ल्ड्स डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इन 1848 के अंदर जो है फ्रेडरिक सोरियो ने, फ्रेंच आर्टिस्ट जो हुआ है, उन्होंने एक विजुलाइज किया है वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक की भावना और सोशलाइज रिपब्लिक की, उसको एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आर्ट के द्वारा, तस्वीर के द्वारा, पिक्चर के द्वारा उन्होंने इसको विजुलाइज किया है, दर्शाया है इसको। द फर्स्ट आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। जो फर्स्ट आइडिया जो आया था नेशनलिज्म का वो 1789 में आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया इसने ट्रांसफ़र किया था कि एक सॉवरेनिटी ऑफ जो राजा मोनार्क की जो प्रभुता से एक क्या है, एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन की, नागरिकों की सरकार के रूप में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा। अगला है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट could create सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमोंग्स द फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसने बहुत सारे बताए थे, वेरियस मेजर्स मतलब उपाय, बहुत सारे उपाय, उनके तरीके बताए गए थे कि किस प्रकार से ये व्यवहार में ला कर के कुड बी क्रिएट हम कर सकते हैं एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों के अंदर एक सामूहिक पहचान की भावना को हम क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर बताया गया था। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया लाइक ला पैट्रिक, द फादरलैंड एंड लेस्टियन द सिटीजन एंड ए न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड अमोंग द फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसने इंट्रोड्यूस किया था एक नया ला पैट्रिक जो कि फादरलैंड एंड सिटियन की भावना जो है, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग उसके अंदर, और रिप्लेसिंग फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, जो फॉर्मल रॉयल जो इसको फॉर्मल जो रॉयल
स्टैंडर्ड्स अमंग द फ्रेंच पीपल, जो एक राजा के जो फॉर्मर रॉयल जो था राजाओं का निशान, उसको चेंज करना था किसमें, फ्रेंच फ्लैग में, और 3 कलर फ्रेंच फ्लैग में, ठीक है। और उसमें लाया था कि फादरलैंड की भावना, ला पैट्री जिसको फादरलैंड बोलते हैं, और ला सिटीजन जिसको सिटीजन की भावना, ये वो लेके आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। इट इंट्रोड्यूस द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन। और इसने जो है इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक यूनिफॉर्म सिस्टम के लॉ के द्वारा, भाई पूरा के पूरे जो कानून के द्वारा सभी को जो है एक यूनिफॉर्म सिस्टम इसने लागू किया था वहाँ पर, किसके दौरान, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ये लागू आया था। अगला क्या है, द अदर मेजर्स, अदर मेजर्स वर न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन। जो दूसरे मेजर्स क्या तो उपाय क्या थे कि नई नई जो है हाइम्स वर कंपोज्ड, जो 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 हो चुके थे, नई नई कस्में खाई गई थी और नए नए गीत गाए गए थे। मार्टियर्स वर रिमेंबर्ड, और जो शहीद हो गए उनको याद किया गया था। इन द नेम ऑफ नेशन, उनके राष्ट्र के नाम पर। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर अबोलिस्ड, और इंटरनल कस्टम ड्यूटी थे और जो ड्यूज थे, कर थे, उनको बंद कर दिया गया था। एंड स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ सिटीजन, और जो स्टेट जनरल को चुना गया था वो एक बॉडी ऑफ सिटीजन के द्वारा, एक्टिव सिटीजन के द्वारा चुना गया था ये। एंड द रीनेम एज नेशनल असेंबली, और बाद में उसका जो है नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया था। रीजनल डायलॉग्स वर डिस्करेज्ड, जो रीजनल डायलॉग्स थे उनको जो बंद कर दिया गया था, डिस्करेज किया गया था। और फ्रेंच लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग एंड पेरिश लैंग्वेज फॉर राइटिंग वर एक्सपेक्टेड, जो फ्रेंच लैंग्वेज जो बोली गई थी और पेरिश लैंग्वेज थी वो लिखी गई थी और एक्सेप्ट की गई थी एज ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, और पूरे देश के अंदर कॉमन लैंग्वेज लागू की गई थी, वो थे फ्रेंच लैंग्वेज। और जो रीजनल लैंग्वेज थी उनको डिस्करेज किया गया था। अगला आता है नेपोलियनिक कोड। जो नेपोलियनिक कोड क्या था, नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस एंड इंट्रोड्यूस द सिविल कोड ऑफ 1804 विच केम टू बी नोन एज द नेपोलियन कोड। क्या है, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद में उसके बाद में जो है 1799 में के लगभग जो नेपोलियन आ गया था, तो नेपोलियन ने क्या किया था, फ्रांस की जो डेमोक्रेसी थी उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था और एक मोनार्क के सिस्टम में वो आ गया था। लेकिन उसने जो है सिविल कोड उसने फॉर्म के सुधारों के लिए क्या किया गया था कि सिविल कोड 804 लागू किया गया था, विच केम टू बी नोन एज नेपोलियन कोड, जो जिसको जाना जाता है किसके नाम से, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। द मेन फीचर्स ऑफ दिस कोड वर, इसके कोड के मेन फीचर क्या क्या थे। इट रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इसमें क्या है जितनी भी सुविधाएं दी थी बेस्ड ऑन बर्थ पर, जो कि जन्म के आधार पर जो सुविधाएं गई थी, जैसे मोनार्क को, चर्च को, अपर क्लासेस को, ठीक है नहीं, वो सब क्या कर दिया, क्लर्जी को, वो सब क्या है इन्होंने बंद कर दी थी, ठीक है नहीं, रिमूव कर दिया था। एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानून के सामने सबको बराबर कर दिया था। एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था कि भाई अपना प्रॉपर्टी का अधिकार सबको दे दिया गया था, ठीक है। अगला है इट सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, और इसने जो है एक सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन लागू किया गया था, जिसमें डच के अंदर रिपब्लिक में स्विट्जरलैंड और इटली एंड जर्मनी में, इनमें क्या है रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया था, ठीक है ना। अगला है इट अबोलिश्ड द फेडरल सिस्टम, इसने फेडरल सिस्टम जो था सामंतवाद, इसको क्या है बंद कर दिया गया था। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मनोरियल ड्यूज, और सर्वडम और मनोरियल ड्यूज से किसानों को स्वतंत्र कर दिया गया था। सर्वडम मतलब था जो कि भाई किसानों को ज़मीन बटाई पर दी जाती है, उससे पैसा दिया जाता था, ठीक है ना, उसके बारे में। और मनोरियल ड्यूज से इनको लागू कर दिया। सर्वडम क्या था, सर्वडम था द सिस्टम अंडर विच पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू लीव द एंड वर्क अंडर फ्यूडल लोड। क्या है, एक ऐसा सिस्टम था जो पीजेंट्स को मजबूर किया जाता था फ्यूडल लोड के अंदर काम करने के लिए, ठीक है नहीं।
और ये जो था मनोरियल ड्यूज क्या था, मनोरियल ड्यूज था द फी दैट पीजेंट्स और सर्फ्स और फार्मर ओ टू द नोबल्स हु इज देयर लैंडलॉर्ड। जो ये ज़मीन के बारे में ड्यू था जो लैंडलॉर्ड को देनी पड़ती थी किसानों को, ठीक है नहीं, ज़मीन के बदले में। इट रिमूव्ड गिल्ड सिस्टम इन द टाउन एरिया, टाउन एरिया के अंदर जो है गिल्ड सिस्टम को भी रिमूव कर दिया गया था। गिल्ड सिस्टम क्या था, गिल्ड सिस्टम था, गिल्ड सिस्टम वाज एन एसोसिएशन थी, एक एसोसिएशन थी ऑफ आर्टिसियन मर्चेंट्स हु एवर सी द प्रैक्टिस ऑफ देयर क्राफ्ट अबाउट ट्रेड और पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो आर्टिसन और मर्चेंट थे उनकी एक एसोसिएशन थी जो इनको देखती थी, ठीक है, इसको बोलते हैं गिल्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसको भी रिमूव कर दिया गया था। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया था, ठीक है। इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ स्टैंडर्डाइज वेट, आज इन्होंने लागू किया गया था पूरे इसमें सारे यूनिवर्सल लॉ, सब के लिए एक कानून, सब के लिए छोटे बड़े अमीर गरीब सब के लिए एक कानून यूनिवर्सल लॉ लागू कर दिया गया था। और स्टैंडर्डाइज वेट कर दिया गया था, सब जगह एक जैसा वेट कर दिया गया था, ठीक है। उससे पहले जो वेट जो था सब जगह अलग अलग वेट होता था। एंड मेजर्स, और मापतोल भी एक कर दिया गया था। एंड कॉमन नेशनल करेंसी, और कॉमन नेशनल करेंसी को एक कर दिया गया था विच फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जो कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो वस्तु गुड्स और कैपिटल जो जाती थी उनको भी इसने फैसिलिटी दे दी थी एक करने की, ठीक है ना। इस प्रकार से था ये। अब आगे आता है जी आपका मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना किस प्रकार से आई है ये, ठीक है। मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप इसमें है इन मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट इन द यूरोप, मिड 18th सेंचुरी में जो है यूरोप के अंदर किसी प्रकार की कोई भी नेशन स्टेट नहीं होती थी। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कंटोन्स, ये सारे किंगडम डचीज एंड कंटोन्स में बटे हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में, राजाओं के उसमें ये सब बटे हुए थे, ठीक है। तो अगला है वुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटोरीज, और उनके जो शासक थे वो अपने स्वायत्त अपने आप पर एक पूरे प्रभुत्व रखते थे वो सब के ऊपर, ठीक है ना। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं था, बंधन नहीं था, किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार का जो शासन उस समय चल रहा था, ठीक है। जो शासक थे वो क्या थे, ऑटोनोमस थे, उनके ऊपर किसी प्रकार का देर ऑटोनोमस टेरिटोरीज थी, उनकी अपने अपने अधिकार क्षेत्र थे उनके, और उसके अंदर वो रहते थे। दे डिड नॉट शेयर ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, उनका ना कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी थी ना कोई कॉमन कल्चर था। वो सिर्फ जो है एक राजा होता था, जो राजा उसके ऊपर अपना राज्य करता था और उसी से संबंधित था बस। द हम्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रेलिया हंगरी, हम्सबर्ग एम्पायर जिसके ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी का शासन था, वाज कॉम्बिनेशन ऑफ मनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल, और वहाँ पर बहुत से अलग अलग जो है क्षेत्र के लोग और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वहाँ पर रहते थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, तो हंगरी में आधी जनसंख्या क्या बोलती थी, मैग्यार बोलती थी। वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलॉग्स, और अदर जो जनसंख्या थी वो भिन्न भिन्न प्रकार के डायलॉग बोलती थी, ठीक है नहीं, डायलेक्ट्स बोलती थी, भाषाएं बोलती थी, बोलियाँ बोलती थी, ठीक है नहीं। इन गलीशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश लैंग्वेज, तो गलीशिया में जो अरिस्टोक्रेसी शासक था, जो कुलीन शासक था, वो जो है पोलिश लैंग्वेज बोलता था। इन द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, आगे आता है आपका द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, तो ये किस प्रकार से थी ये आप पढ़ लो भी आप अच्छी तरह से। द अरिस्टोक्रेसी वाज सोशली एंड पॉलिटिकली द डोमिनेट क्लास इन द कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो है अरिस्टोक्रेसी से वो सोशल रूप से और पॉलिटिकल रूप से डोमिनेट प्रभुशाली क्लास होती थी, वर्ग होता था ये। दे ओन्ड स्टेट ऑफ
एंड स्टेट्स एंड प्रॉपर्टी बोथ कंट्री साइड एंड टाउन साइड। उनकी जो है प्रॉपर्टी होती थी देहात में, गांव की तरफ भी और शहरों में भी। और ये आपके जो है वर्ड मीनिंग है जो बीच में आए हैं, अगर आप देखना चाहो तो इनको भी देख सकते हो। ये मैं आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। तो आप इनको भी लिख सकते हो, देख सकते हो। ये आपके पूरे वर्ड मीनिंग है, ठीक है। इसको आप करके पूछ करके किसी प्रकार से आप इनको देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी वर्ड मीनिंग है जो हैं, जो आपके इसमें कठिन शब्द आए हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप देर वाज ए एमर्ज ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। वहाँ पर जो है कॉमर्शियल क्लासेस होती थी सेंट्रल वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में यूरोप में। देयर एक्सिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर ए मार्केट, और उनका एक्सटेंस होता है प्रोडक्शन होता है मार्केट के आधार पर, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे उद्योगीकरण हुआ, द न्यू सोशल ग्रुप ऑफ द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल केम इनटू द एक्सिस्टेंस। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो वहाँ एक न्यू पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास है वो उभर करके सामने आई, जिसके अंदर थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे एंड प्रोफेशनल थे, केम टू द एक्सिस्टेंस, उसमें आए थे, ठीक है, जो अस्तित्व में आए थे बाद में उभर करके नए, ठीक है। अगला है द आइडिया ऑफ नेशन यूनिटी गेंड पॉपुलरिटी अमोंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। दो आइडिया ऑफ नेशन आया, ये आया था एजुकेटेड मिडिल क्लास के अंदर आया था, ठीक है ना। न्यू डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट गिवन बाय द अर्नेस्ट रेनॉन। तो अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट रेनॉन ए नेशन इज द culmination of long past of endeavors sacrifice the advance. A nation is a large scale solidarity in existence to a daily plebiscite। तो इसको याद करने को जरूरत नहीं ज़्यादा, तो आपको यहाँ से लेना है अभी मीनिंग ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म। आपने लेना है मीनिंग ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। मीनिंग ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म को लेना है आपने। आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये जो था लिबरल नेशनलिज्म का अर्थ क्या था, लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग क्या था। तो ये मीनिंग क्या था, आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th century यूरोप के अंदर अर्ली 19th century में जो आइडिया आया था नेशनल यूनिटी का, वो था वर क्लोजली रिलेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल धारा से संबंध रखता था। तो आइडियोलॉजी क्या होता है, आइडियोलॉजी होता है सिस्टम ऑफ आइडिया रिफ्लेक्टिंग ए पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, ठीक है। तो ये होता है। और तो आइडिया और लिबरलिज्म का मतलब है जो कि इस प्रकार का विचारधारा जो कि पहले जो लिबरलिज्म हो जाए स्वतंत्रतावादी विचारधारा, ठीक है नहीं, और रिपब्लिक वादी विचारधारा थी, ठीक है नहीं, फ्रीडम और रिपब्लिक, ये विचारधारा जो आइडियोलॉजी है वो है लिबरलिज्म, ठीक है। आगे है इसमें फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म मीन्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो ये बता दिया आपने, मिडिल क्लास के लिए जो है लिबरलिज्म का क्या अंतर था, मीन्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो ये था लिबरलिज्म का अर्थ। इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव टू पर्सन्स हु ओन्ड प्रॉपर्टी। तो फ्रांस के अंदर जो वोट देने का अधिकार दिया गया था और इलेक्टेड होने का अधिकार दिया गया था उनके लिए सिर्फ जो कि अपने पास प्रॉपर्टी रखते थे, जिनकी प्रॉपर्टी ओनर्स को, विदाउट प्रॉपर्टी ओनर्स को अधिकार नहीं था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन वर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम दिस राइट। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी या वुमेन्स को इस वोट से बाहर रखा गया था, इस अधिकार से वंचित रखा गया था, ठीक है ना। ड्यूरिंग अर्ली 18th and 19th century वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीज मैन ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो 18th और 19th सेंचुरी में जो वुमेन थी और नॉन प्रॉपर्टी ओनर्स मैन थे, उन्होंने क्या है डिमांड रखी थी कि भाई जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, सबके क्या है इक्वल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, ठीक है। इन द इकोनॉमिक सफर लिबरलिज्म मीन्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट
और आर्थिक रूप से लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और इसका मतलब ये था कि भाई स्टेट्स के लेवल पर जो अबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन है उनको हटाना। जो रिस्ट्रिक्शन हैं लगा रखी हैं किसके ऊपर, मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड कैपिटल के ऊपर, जो पैसा और वस्तुओं के ऊपर जो लगा रखी है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, उनको ख़त्म करना, ये था इकोनॉमिक उसमें। इन 1834 ए कस्टम यूनियन और जेलवेरियन was formed which abolished tariff barrier and reduced the number of currencies from over 32। अब जब 1834 में क्या है, कस्टम यूनियन और जेवलिन वाज फॉर्म्ड किया गया, लगाया गया, जिसमें अबोलिश कर दिया गया, बैरियर्स अबोलिश कर दिया गया, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 ईयर्स टू 30 करेंसी से हटा करके 2 करेंसी बना दिया गया था। ठीक है, 30 करेंसी हटाकर 2 करेंसी बना दिया गया था। A new conservation after 1815। A new conservation after 1815। After the defeat of Napoleon 1815, European government were inspired by the spirit of conservatism। तो जो है नेपोलियन को हराने के बाद में जो यूरोपियन, जो पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने जो गवर्नमेंट बैठाई थी, तो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो क्या है, इंस्पायर्ड बाय थी, किससे थी, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म से। कंजर्वेटिज्म मतलब जो है पुरानी संस्थाओं से लागू करना। उनका मतलब था कि हम जो कंजर्वेटिज्म का मतलब है ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। तो वो क्या है, कंजर्वेटिव थे कि भाई जो है हम ये लिबरलिज्म है इसको हटा करके हम जो पुरानी संस्थाएं थी, मोनार्क था, चर्च थी, ठीक है नहीं, क्लर्जी थी, इन सब को लागू करेंगे, पुरानी इंस्टीट्यूशन को उसी प्रकार से राजा को बैठाएंगे। तो ये उनकी भावना थी। तो उन्होंने नई कंजर्वेटिव जो आया था, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। मतलब ये जो संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशन थी, इनको दोबारा से स्थापित किया जाए। ठीक है ना। अगला है द यूरोपियन पावर लाइक ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीट द नेपोलियन। जो यूरोपियन पावर थी, जिसने जैसे पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने क्या है, नेपोलियन को हरा दिया था। उन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। और डिफीटेड द नेपोलियन मेट एट वेना, वेना में मिले थे उन्होंने, टू ड्राफ्ट द सेटलमेंट ऑफ यूरोप। उन्होंने यूरोप को सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पर वेना में मिले थे। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और इसकी जो ये मीटिंग का जो कांग्रेस मीटिंग थी, इसको होस्टेज किसने किया था, इसको होस्टेज किया गया था, इसका जो है उसके किसके द्वारा गया था, ये ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा किया गया था ये। एंड दे ड्रीव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1850। मतलब मेहमानबाजी किसके द्वारा की गई थी, ये ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा। और दे ड्रीव अप ट्रीटी ऑफ वेना 1815। और उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेना जो संधि थी उन्होंने 1850 के अंदर लागू कर दी थी। ठीक है ना। अगला है मेजर पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेना। ट्रीटी ऑफ वेना के मेजर पॉइंट क्या क्या थे, तो ट्रीटी ऑफ वेना के मेजर पॉइंट थे, द बोर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोजिट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। जो बोर्बन डायनेस्टी था, बोर्बन वंश था, जिनको हटा दिया गया था किसके दौरान, फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान, उसको दोबारा से सत्ता में लाना। मतलब बोर्बन जो वंश के राजा थे, जिनको फ्रांस रिवोल्यूशन के दौरान जो है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के द्वारा जो उनको हटा दिया गया था, उनको दोबारा से सत्ता में लाना। दूसरा था फ्रांस लॉस्ट द टेरिटोरीज विच इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और फ्रांस ने जो है जो टेरिटोरीज जो नेपोलियन के अधीन जिन टेरिटोरीज को, जिन क्षेत्रों को विजय प्राप्त की थी, वो उनको
लॉस्ट हो गया था, लौटा दी गई थी, वापस हटा दी गई थी वहाँ से, ठीक है। तीसरा था ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द एक्सपेंस इन फ्यूचर। एक जो सीरीज ऑफ स्टेट्स बाउंड्री को जो लागू किया गया था फ्रांस के दौरान, जो फ्रांस की बाउंड्री के दौरान, फ्रांस के जो बॉर्डर था उसके दौरान नज़दीक जो है स्टेट्स को लगा दिया गया था, ताकि आगे से फ्रांस जो है अपना बाउंड्री को आगे ना बढ़ा सके, इसलिए वो उस पर वहाँ पर दूसरे राजाओं का, स्टेटों दूसरे के अधीन दे दिया गया था, ठीक है ना। द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन नॉर्थ एंड द जिनेवा वाज एडेड इन पिडमेंट इन द साउथ। तो क्या नॉर्थ के अंदर जो है बेल्जियम जो है, नीदरलैंड जो जिसके इंक्लूड था बेल्जियम वो सेटअप क्या कहेगा नॉर्थ में, एंड जेनोवा वाज एडिड इन द पिडमेंट इन साउथ में, साउथ के अंदर उसके अंदर दे दिया गया था, और किंगडम ऑफ दी नीदरलैंड को दे दिया गया था इंक्लूडिंग बेल्जियम वगैरह को, ठीक है ना, इसको कर दिया गया था। पर्सिया वाज गिवन न्यू टेरिटोरीज, पर्सिया वाज गिवन न्यू टेरिटोरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटेज इंक्लूडिंग सैक्सोनी, वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो पर्सिया जो दिया गया था नई टेरिटोरीज को वेस्टर्न फ्रंटेज में, और सैक्सोना वाइल ऑस्ट्रिया को दिया गया था कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली का, ठीक है ना। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट का था, दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन सेटअप किया था, वाज नॉट अफेक्टेड बाय द ट्रीटी, जो कि इसको बिल्कुल भी नेपोलियन सेटअप किया था अफेक्टेड बाय ट्रीटी, उसको बिल्कुल प्रभावशाली नहीं, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया था, इसको ऐसे कैसा रख दिया गया था, रिमेन्ड अनचेंज्ड। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, लेकिन ईस्ट में जो रशिया दिया गया था किसको, रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, तो रशिया को दिया गया था पोलैंड का कुछ हिस्सा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने ट्रीटी साइन की थी, और इस प्रकार से सभी ने अपना अपना अधिकार क्षेत्र वहाँ पर ले लिया था। द मेन इंटेंशन ऑफ द कांग्रेस वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। जो है मेन चीज़ था क्या थी, जो वहाँ पर जो कांग्रेस को रिस्टोर करना था, स्थापित करना था मोनार्की को, जो कि दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो कि नेपोलियन के द्वारा और हटा दिया गया था मोनार्की को, हैं, और क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर लागू करना था यूरोप में। कंजर्वेटिव रिजीम दैट वर सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, और जो कंजर्वेटिव रिजीम था जो 1850 में वो क्या था, ऑटोक्रेटिक था, ठीक है ना। ऑटोक्रेटिक मतलब बिल्कुल निरंकुश तंत्र, जिसको बोलते हैं निरंकुश तंत्र, ठीक है। तो ये था उस समय। अगला आता है रिवोल्यूशनरीज, ये है रिवोल्यूशनरीज। तो रिवोल्यूशनरीज कौन थे, द रिवोल्यूशनरीज। अब क्या हुआ था कि द लिबरल नेशनल अपोज्ड मोनार्किकल फोरम दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब क्या है, लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अपोज किया था मोनार्की का, दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस के विरुद्ध स्थापित किया था, एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता के लिए फाइट किया था, फ्रीडम के लिए। मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरीज सा द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और अधिकतर रिवोल्यूशनरी का एम था कि नेशन स्टेट बनाने के लिए, फ्रीडम करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल करना था। हर एक रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे उनका मेन एम यही था, ठीक है नहीं। एंड इंडियन रिवोल्यूशनरीज एंड इटालियन रिवोल्यूशनरीज जुसेफ मजनी बोर्न इन जिनेवा इन 1807, जो है इटालियन रिवोल्यूशनरी था एक जुसेफ मजनी, जिसका जन्म हुआ था 1807, बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। अब कार्बोनरी में क्या है, सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया था। ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल, और जेल में भेज दिया गया इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशन इन लिगुरिया के अंदर रिवोल्यूशन अटेम्प्ट करने के लिए उसको जेल में भेज दिया गया था, ठीक है नहीं। अब आता है एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 एंड 1848। अब 1830 से लेकर 1848 के बीच में जो एज ऑफ रिवोल्यूशन वो क्या था, देखो
Liberalism and nationalism was associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states. तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म था वो ये क्या था, वाज एसोसिएट विद द रिवोल्यूशन इन मनी रीजन, बहुत क्षेत्रों में क्या रिवोल्यूशन किया गया था यूरोप के अंदर, सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट में, द प्रोविंसेस ऑफ द ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड में, इन जगह जो है इनको क्या है लिबरल और नेशनलिज्म को उन्होंने सभाएं बना ली थी और उन्होंने इनका अपोज किया था, ठीक है नहीं। दीज रिवोल्यूशनरीज वर लेड बाई लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, और ये जो रिवोल्यूशनरीज थे इनको लीड कर रहे थे कौन, लिबरल नेशनलिस्ट, ये जो एजुकेशन मिडिल क्लास से संबंध रखते थे वो इनको नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। दीज रिवोल्यूशनरीज इन डिफरेंट प्लेसेस वर एज फॉलो, ये भिन्न भिन्न स्थानों पर रिवोल्यूशनरी इस प्रकार से थे। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, पहला जो घटना हुई है क्या थी, जुलाई 1830 में फ्रांस के अंदर थी। द बोरबोन किंग वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज, जो बोरबोन किंग था उसको रिवोल्यूशनरी के द्वारा हटा दिया गया था, जो 1850 में स्थापित किया था उनको हटा दिया वहाँ पर। हु इंस्टॉल्ड लुइस फिलिपी एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, और वहाँ पर जो लुइस फिलिपी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को लगा दिया गया था। इन जुलाई रिवोल्यूशन स्टार्टेड एंड uprising the Brussels, which led to a Belgium separating away from the United Kingdom of the Netherlands, और उसके बाद जुलाई रिवोल्यूशन के अंदर जो है बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया था नीदरलैंड से, ठीक है। द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन ग्रीक स्टार्टेड इन 1821 एंड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज द इंडिपेंडेंट नेशन, और स्ट्रगल इंडिपेंडेंस ग्रीक जो स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस ग्रीक ये कब स्टार्टेड हुआ था 1821 में, एंड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था 1832 में, रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया गया था। अगला है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, तो इसमें आता है द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड इंटरनेशनल एक्सप्रेशन, तो क्या है रोमांटिक भावनाएं हैं, इमेजिनेशंस हैं एंड नेशनल फीलिंग किस प्रकार से है, रोमांटिक के द्वारा नेशनल भावना के द्वारा इस इमेजिनेशन फीलिंग किस प्रकार से आई थी ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से आई थी मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो ये है आपको कि द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, दो नेशनल की भावना थी, डेवलपमेंट जो नेशनल राष्ट्रवाद था ये सिर्फ जो है लड़ाइयों या क्षेत्रवाद के बढ़ाने से नहीं हुआ। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, जो कल्चर है संस्कृति है इसने आइडिया ऑफ नेशन के अंदर बहुत बड़ा भूमिका निभाई है। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड सेव द नेशनलिस्ट फीलिंग, ऑल स्टोरी आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरी एंड म्यूजिक इन्होंने बहुत अच्छी मदद की है जो एक नेशन स्टेट की भावना को फीलिंग करने के लिए, ठीक है ना। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, हालांकि रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स जो है क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस को, लेकिन दे फोकस्ड ऑन इमोशन, वो फोकस करते किसके ऊपर करते हैं, इमोशन भावना के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर, संस्था एंड मिस्टिकल फीलिंग जो अंदरूनी भावना है, एंड ट्राई टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर कलेक्टिव हेरिटेज, और जो जबकि जो एक जैसी इकट्ठी संस्कृति, ठीक है, हेरिटेज जो है उसका वंशवाद जो भी है सामूहिक वंशवाद संस्कृति बेसिस ऑफ नेशन के आधार पर इसको बहुत वो प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, ये रोमांटिक के द्वारा। रोमांटिक जर्मन फिलोसफर जोहान गेटफ्राइड हर्डर 1714 एंड 1803
claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das folk. अब उन्होंने कॉमन पीपल को क्या है, दास वो कहा है। उन्होंने कहा है कि वो जो हमारा जो हमारा ये फिलोसफर हुआ है जॉन गॉटफ्रीड हर्ड, इसने बताया है, इसने दावा किया है कि ट्रू जर्मन जो कल्चर है वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा कॉमन पीपल के अंदर, दास वोक के अंदर, थ्रो कलेक्शन ऑफ फोक लेयर लाइक फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांस, द स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। तो जो है ये किसके द्वारा पॉपुलराइज हुआ, कलेक्शन ऑफ द फोक लेयर, जो लोकगीत, लोक कहानियाँ, लोकगीत, फोक पोइट्री, लोक कविताएँ एंड फोक डांस, लोक नृत्य, और उनकी स्पिरिट की भावना से क्या है ये पॉपुलराइज हुआ है, बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। ठीक है। पोलैंड सपोर्टेड नेशनलिस्ट फीलिंग थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। पोलैंड ने जो सपोर्टेड किया नेशनल फीलिंग किसके द्वारा, थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज के द्वारा। कैरोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपरास एंड म्यूजिक। जो कैरोल कुरपिंस्की है, इन्होंने जो है नेशनल स्ट्रगल की भावना किसके द्वारा प्रमोट किया, ओपरास एंड म्यूजिक के द्वारा। ठीक है नहीं। उसके बाद अगला है लैंग्वेज आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशन। और लैंग्वेज ने भी जो है नेशनल की भावना को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल निभाया है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन ऑन पोलैंड, पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल। जो रशिया के कब्जा, पोलैंड को रशिया के द्वारा कब्जा किए जाने के बाद में वहाँ पर पोलिश लैंग्वेज बिल्कुल जो है स्कूलों से बंद कर दी गई थी। एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड इन प्लेस ऑफ, और इसके स्थान पर रशियन लैंग्वेज जो है वो लागू कर दी गई थी। द क्लर्जीज इन पोलैंड यूज्ड पोलिश लैंग्वेज। जो क्लर्जी थे जो थे वो क्या है अपनी पोलिश लैंग्वेज यूज करते थे फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अपनी इंस्ट्रक्शन और जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में जो दिया जाते थे वो पोलिश लैंग्वेज में दिया जाते थे। एंड यूज इट वेपन अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। और रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में इसको वेपन के तौर पर यूज किया जाता था। ठीक है ना। अगला आता है हैंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर क्या, भूखमरी और बहुत कठिनाइयों का समय, हार्डशिप तंगी, और पॉपुलर रिवोल्ट किस प्रकार से हुआ ये इसके बारे में दर्शाया गया है। ठीक है। तो ये है आपको द 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 के अंदर जो है यूरोप के अंदर बहुत सी इकोनॉमिक हार्डशिप हुई थी। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe। क्या है फर्स्ट ऑफ हाफ द सेंचुरी, 19th सेंचुरी में क्या है बहुत बड़े रूप में वहाँ पर पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई थी यूरोप में। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। जो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया से जो पॉपुलेशन थी बहुत मात्रा में जो माइग्रेट हो गई थी कहाँ पर, ओवरक्राउडेड स्लम से जो इसके अंदर सिटीज़ के अंदर, और वहाँ पर जो है बहुत ही भीड़ भड़ाके वाली बस्तियाँ वहाँ पर हो गई थी। द कंडीशन ऑफ द वर्कर इन टाउन वाज एक्सट्रीम। जो वर्करों की जो कंडीशन थी टाउन के अंदर वो बहुत ही बुरी हालत में थे। इन 1845 वेवर्स ऑफ द सिलेसिया विलेज लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कंट्रैक्टर्स। जो 1845 में जो वेवर्स थे उन्होंने सिलेसिया विलेज के जो वेवर्स थे उन्होंने जो है एक कंट्रैक्टरों के विरुद्ध जो है रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इट वाज बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर्स सप्लाइड रॉ मटेरियल टू वेवर्स एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल बट रिड्यूस देयर पेमेंट्स। इसका कारण ये था कि कंट्रैक्टर जो है उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे वेवर्स को और उनको ऑर्डर देते थे जल्दी ख़त्म करने के लिए, लेकिन उनकी जो है पेमेंट जो है बहुत ही कम कर दी गई थी, रिड्यूस कर दी गई थी। ठीक है। On 4th June, a large crowd of weavers revolted and demand from contractor for higher wages। 4 जून को जो है एक बहुत भारी भीड़ जो वेवर्स की उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और उन्होंने डिमांड किया कंट्रैक्टर से हायर वेजेस के लिए। However, those weavers were treated badly
एंड थ्रेटेंड बाय द कंट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ आर्मी। हालांकि जो है जो वेवर्स को बुरी तरह से ट्रीट किया गया, पीटा गया उनको, और धमकियाँ दी गई किसके द्वारा, आर्मी की मदद से कंट्रैक्टरों के द्वारा। ठीक है। In 1848, population of Paris crowded due to the food shortage and widespread unemployment। 1848 के अंदर क्या है, पॉपुलेशन ऑफ पेरिस जो है, पेरिस की पॉपुलेशन ने क्या है, रिवोल्ट कर दिया। किसके कारण, ड्यू टू फूड, वहाँ पर फूड भोजन की कमी हो गई थी। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत मात्रा में जो है बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी फैल गई थी। बैरिकेड्स वर erected and लुइस फिलिपी वाज फोर्स्ड टू फ्ली। बैरिकेड्स लगाए गए, बैरिकेड्स को तोड़ा गया और लुइस फिलिपी जो है वो भागने के लिए मजबूर हो गया, वो भाग गया वहाँ से। लुइस फिलिपी जो स्थापित किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मोराक, वो वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गया। एज ए रिजल्ट नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक एंड ग्रांटेड सफरेज टू अडल्ट मेल अबव 21। अब क्या है, वहाँ पर नेशनल असेंबली जो वहाँ पर स्थापित हो गई, नेशनल असेंबली का शासन आ गया और उन्होंने सभी अडल्ट को 21 से ऊपर वाले मेल को जो है ये वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। एंड ग्रांटेड देम टू राइट टू वर्क। नेशनल वर्कशॉप वर सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। और वहाँ पर जो है राइट टू वर्क का अधिकार दिया गया और नेशनल वर्कशॉप सेटअप की गई एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। अब अगला आता है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब 1840 में लिबरल ने किस प्रकार से रेवोल्यूशन किया था, तो इन अदर पार्ट ऑफ द यूरोप लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर, मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। अब क्या है, यहाँ पर जो है अब दूसरे यूरोप के दूसरे भागों में जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, मैन और वुमेन सभी ने क्या कर दिया, लिबरल मिडिल क्लास ने इकट्ठे होकर के डिमांड कर दी क्रिएशन है नेशनल स्टेट बनाने की डिमांड कर दी वहाँ पर। ठीक है। अगला है दिस डिमांड वाज बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो डिमांड थी वो किसके आधार पर थी, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के आधार पर थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम और प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो इनके आधार पर थी। ठीक है। अगला है मई रिवोल्यूशन। इन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबल्ड इन चर्च ऑफ द सेंट पॉल। क्या है, 18 मई 1888 को 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो इकट्ठे हुए कहाँ पर, सेंट चर्च पॉल में। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन। उन्होंने जर्मन नेशन के लिए क्या है ड्राफ्ट बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन द नेशन वाज टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की। और इसके द्वारा जो नेशन जो था वो मोनार्की के द्वारा, तो नेशन का हेड कौन होगा, मोनार्क होगा, परंतु विच वाज अंडर टू ए पार्लियामेंट कंट्रोल, लेकिन वो पार्लियामेंट कंट्रोल के अधीन होगा। ठीक है, उसके मतलब पार्लियामेंट कंट्रोल होगी, उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल होगा। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर हाईएस्ट पोजीशन टू फ्रेडरिक विलियम फोर, जब ये फ्रेडरिक विलियम फोर को जो है ये प्रस्ताव सौंपा गया कि भाई आप जो है बन जाओ किंग ऑफ पेरिसिया बन जाओ ऑन दिस टर्म्स, इस कंडीशन के ऊपर ही रिजेक्टेड इट, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और दूसरे राजाओं के मिलकर साथ मिलकर इलेक्टेड असेंबली की अपोजिशन विरोध किया उसने। ठीक है। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस। पार्लियामेंट को जो डोमिनेट हो मिडिल क्लास के द्वारा, पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड, इस पार्लियामेंट के अंदर जो मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग डोमिनेटेड प्रभुत्व था इनका। वो रिसेस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस ड्यू टू विच इट कॉन्स्टेंटली लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ मेंबर्स। और उन्होंने जो विरोध किया डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस से मिलकर ड्यू टू दी कॉन्स्टिट्यूटली लॉस्ट ऑफ सपोर्ट्स ऑफ द मेंबर्स। और इसके द्वारा क्या है, ये उनका जो ये वर्कर और आर्टिसन था इनकी डिमांड को इन्होंने क्या है ज़्यादा वो नहीं माना था, इसलिए उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है ना। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन द एंड असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड।
और अंत में जो ट्रुप सेना को बुलाया गया और असेंबली को डिस्बैंड कर दिया गया। इशूज़ ऑफ पॉलिटिकल राइट टू वुमेन। अब पॉलिटिकल राइट टू वुमेन का मुद्दा, ठीक है ना, ये क्या था? द इशू ऑफ एक्सटेंडली पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज ए डिप्यूट विद इन द लिबरल मूवमेंट। ये जो है इशू ऑफ एक्सटेंडली पॉलिटिकल राइट जो वुमेन था वो लिबरल मूवमेंट के अंदर था, इन विच लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेट एक्चुअली ओवर द ईयर्स, जिसके अंदर लार्ज वुमेन उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पूरे साल भर के अंदर। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, वुमेन ने अपने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बना दी थी। फाउंडेड न्यूज़पेपर, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर निकाले एंड स्थापित किए। एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने मीटिंग में और उसमें अंदर मीटिंग में और प्रदर्शन कार्य में राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लिया उन्होंने, ठीक है नहीं। इन 1848 ए कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट बट कुड नॉट रिसोर्ट द ओल्ड ऑर्डर। 1848 में कंजर्वेटिव फोर्स जो थी, कंजर्वेटिव जो थे वो एबल हो गए सप्रेस दे लिबरल मूवमेंट को दबाने के लिए, दबा दिया उन्होंने, बट कुड नॉट रिसोर्ट द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन वो पुराना ऑर्डर स्थापित नहीं कर पाए। उन्होंने क्या दिया, कुछ ना कुछ छूट दे दी। आफ्टर 1848 द मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप introduced changes that had already introduced in western Europe before 1815। तो उसके बाद जो क्या है 1848 के बाद में मोनार्की ऑफ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो है काफ़ी चेंजेस किए गए, जो कि पहले चेंज हो चुके थे वेस्टर्न यूरोप में। 1815 से पहले जो चेंज हुए थे वो ईस्टर्न, ये सारे सेंट्रल यूरोप में भी चेंज कर दिए गए, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है ना। द चेंजेस वर दैट सेल्डम एंड बाउंडेड लेबर वर अबॉलिश्ड। इसमें बदलाव क्या था, सेल्डम और क्या सफरडम, जो सफरडम टैक्स था और बाउंडेड लेबर उसको बंद कर दिया गया। बोथ दी हैब्सबर्ग डोमिनेट्स एंड इन द रशिया, ये हैब्सबर्ग डोमिनेट्स के अंदर भी और रशिया के अंदर भी इसको बंद कर दिया गया था। अब आता है मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। बस यहाँ से नेशनल बनने शुरू हो जाएंगे अभी ये। After 1848, nationalist sentiments were promoted by the conservative, often for capturing state power and political dominance over Europe। तो 1848 के बाद में क्या हुआ, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर प्रोमोटेड, नेशनल सेंटिमेंट्स की भावना को प्रमोट किया गया। इसके द्वारा बाय कंजर्वेटिव के द्वारा भी नेशनल सेंटिमेंट्स की भावना को किया गया। ओपन कैप्चरिंग द स्टेट पावर एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है। इन जर्मनी नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास, क्या जर्मनी के अंदर जो नेशनल भावना थी पूरी मिडिल क्लास के अंदर फैल गई थी। इन 1848 द मिडिल क्लास ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू द नेशनल स्टेट गवर्न बाई एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट। 1848 के अंदर जो है मिडिल क्लास ने कोशिश किया था कि पूरे क्षेत्रों में जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर जो है नेशनल स्टेट बनाया जाए और जो बाई इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा चलाया जाए। पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर दिस नेशन यूनिफिकेशन। अब पर्शिया ने जो है इसकी अपने इस मूवमेंट को अपनी लीडरशिप अपने अधीन नेतृत्व में लिया और इसके लिए चलाया गया, ठीक है नहीं। तो पर्शिया का जो चीफ मिनिस्टर ओटोमन स्पार्क एम्ड टू अचीव द गोल ऑफ यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और इस प्रकार को जो पर्शिया का जो चीफ मिनिस्टर था ओटोमन एम्पायर, उसने इसको पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से इसको उद्देश्य को प्राप्त किया, ठीक है नहीं। द मेजर इवेंट्स दैट ओक्यूर्ड एट द टाइम ऑफ यूनिफिकेशन जर्मनी। अब क्या क्या जो यूनिफिकेशन जर्मनी में क्या क्या जो इवेंट हुए थे वो इस प्रकार से हैं। 3 wars with Austria, Denmark and France running over 7 years ended with the Prussian victory and compelled the process of unification and completed the process। क्या है, 3 युद्ध लड़े गए थे किसके दौरान, जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में, और उसमें तो है एंडेड विद पर्शिया की विजय प्राप्त हुई थी और ये प्रोसेसन जो है कंप्लीट हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, ठीक है। और
On 18th January 1871, an assembly comprising the Prince of German state, representing of the army, important Persian minister, including the chief minister Ottoman Spark, declared the new German empire headed by Kaiser William I। अब क्या है यहाँ पर जो 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली इकट्ठी हो गई और उसके अंदर प्रिंस ऑफ जर्मन स्टेट के जो प्रिंस थे वो और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी के थे, इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्शियन मिनिस्टर और इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटोमन स्पार्क था। और उन्होंने ताज पहना दिया किसको, इसको एम्पायर हेड किया कैसर विलियम वन ऑफ पर्शिया को, ठीक है ना। पर्शिया कैसर विलियम था, उसको जर्मनी का शासक बना दिया गया। द न्यू स्टेट्स जर्मनी हैड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। और ये जो नई जर्मनी को बना, इसमें के अंदर क्या नई सिस्टम लागू कर दिया, बैंक, लीगल और जुडिशियल और सिस्टम जर्मनी के अंदर लागू किया गया। अब आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसमें क्या है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। 19th सेंचुरी के अंदर इटली क्या था, डिवाइडेड हुआ था 7 स्टेट में, आउट ऑफ विच ओनली 1 स्टेट सर्डिनिया पिडमार्क वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। जो सात स्टेट में बटा हुआ था, जिसके अंदर खाली एक स्टेट था जो सर्डिनिया पिडमाउंट था, वो जो इटालियन प्रिंस हाउस के द्वारा रूल किया जाता था। द नॉर्थ वाज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द सदर्न रीजन वर रूल्ड बाय द बोर्बोन किंग ऑफ स्पेन। जो नॉर्दर्न ये इस प्रकार से था कि नॉर्दर्न वाज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड सदर्न रीजन वर रूल्ड बाय द बोर्बोन किंग ऑफ स्पेन। इसके द्वारा लागू किया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज, द कंट्रीब्यूशन ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली वर्क। कौन सी जो फेमस पर्सनैलिटीज कौन थी जो इसके अंदर इटली को कंट्रीब्यूशन करने में थी, एक करने के अंदर जिनका कंट्रीब्यूशन था वो कौन थी। ये थी, नंबर 1 था यूसुफ मजनी। ड्यूरिंग द 1830s यूसुफ मजनी वाज ए रिवोल्यूशनरी हु एक्टिवली सपोर्टेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटालियन स्टेट्स। ये जो था यूसुफ मजनी था, बहुत ही एक्टिव था, जो सपोर्ट किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टेट्स को। ही फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी, उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। यंग इटली बनाया था टू प्रमोट इटालियन यूनिफिकेशन। वन फ्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशन बनाया था उसने। मटरनिक डिस्क्राइब हिम एज ए मोस्ट डेंजरियस एनिमी ऑफ और मटरनिक ने कहा था कि जो ये हमारे मोस्ट डेंजरियस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। काउंट कोलिमो कवर CM केवर लीड द मूवमेंट ऑफ टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। इसने भी बहुत महत्व लीड किया था। ही वाज नेदर द रिवोल्यूशनरी नॉर द डेमोक्रेट, ना रिवोल्यूशनरी नॉर नॉन डेमोक्रेट था। ही इंटर्ड इनटू द अलायंस विद फ्रांस एंड सक्सीड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। तो उसने जो है एंट्री किया था फ्रांस अलायंस, इस अलायंस के अंदर फ्रांस के साथ में, और सफलता प्राप्त की थी उसने डिफीटेड ऑस्ट्रिया को हराने में, ऑस्ट्रिया फोर्स को हराने में 1859 में, ठीक है ना। जूसेफ गारिबल्डी था। ही वाज ए प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वो एक बहुत बड़ी अच्छी व्यक्तित्व था जिसको उसमें यूनिफिकेशन में था। इन 1833 ही मेट मेजनी विद ज्वाइंड यंग इटली मूवमेंट। उसने यंग इटली मूवमेंट में ज्वाइन किया था मेजनी के साथ में। ही पार्टिसिपेटेड इन रिबिलियन अपराइजिंग इन पिडियोमेंट इन 1834। उसने पार्टिसिपेट लिया था रिबिलियन में, अपराइज के अंदर क्रांति में, पिडियन में 1840 में। इन 1854 ही सपोर्टेड विक्टर एलिमेंट टू फॉर ही अफोर्ड्स टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स। और उसने विक्टर एलिमेंट टू को उसने विक्टर एलिमेंट की सपोर्ट किया था। इन 1860 ही लेड द फेमस एक्सपीडिशन टू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिलिसीज विद द रेड शर्ट आर्मी। उसने रेड शर्ट आर्मी के साथ में उसमें साउथ में टू सिलिसीज को उसमें हराने की भी उसने मदद की थी उसने। इन 1861 ही लेड द आर्मी टू रोम टू फाइट फॉर
papal states where French garrison was stationed. In 1870, France withdraw its troops and papal states were finally joined the Italy. तो ये उसके साथ था. अगला था मेजर इवेंट लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली. मेजर इवेंट कौन कौन से हुए थे, देखो क्या क्या इवेंट हुए थे जब जो यूनिफिकेशन इटली का हुआ था. तो ये क्या है, इन 1860 द आर्मी रेगुलर ट्रूप्स एंड आर्मर्ड वॉलेंटियर्स अंडर गैरिबल्डी मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिल्सीज. अब 1860 में क्या है, आर्मी के साथ में और वॉलेंटियर के साथ में जो है गैरिबल्डी ने मार्च किया था और इनटू साउथ इटली एंड ही द किंगडम ऑफ टू सिल्सी की तरफ मार्च किया था उसने. ठीक है ना. अब थोड़ा सा रह गया है, इसको हम कर लेते हैं. हाँ, they succeeded in the winning of support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler. और वो सफलता प्राप्त कर दी थी किसके द्वारा, जो सपोर्ट लोकल पीजेंट्स थे उनके द्वारा उनको सपोर्ट के द्वारा उनको सफलता मिल गई थी. इन 1861 विक्टर एडमंड टू वाज डिक्लेयर्ड किंग ऑफ इटली यूनाइटेड. और 1861 में विक्टर एडमंड टू जो है उसको इटली किंग ऑफ इटली का शासक घोषित कर दिया गया. द स्टेट्स ऑफ टस्कनी, मोडेना, परमा एंड द पापल वर ज्वाइंट विद सर्डिनिया. और ये सारी स्टेट्स थी, इनको सर्डिनिया के साथ में ज्वाइन कर दिया गया था. ठीक है ना. बाय मार्च 1860 द इंटायर सेंट्रल इटालियन स्टेट्स वर यूनाइटेड एट्थ विद पिडमेंट. मार्च 60 में जो है सारी सेंट्रल इटालियन थी उसको यूनाइटेड कर दिया गया था पिडमेंट के साथ में. रोम बिकेम ए पार्ट ऑफ सर्डिनिया एंड इन दिस वे द फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज आल्सो अचीव्ड इन 1871. रोम बिकेम ए पार्ट ऑफ सर्डिनिया, ये पार्ट ऑफ सर्डिनिया बन गया था. एंड अंत में जो है फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज आल्सो अचीव्ड इन 1871 में इटली का फाइनल यूनिफिकेशन हो गया था. अगला है द ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है ना. There was no British nation before the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British इसलिए were ethics. तो ये क्या है, वहाँ पर जो है 18th सेंचुरी से पहले कोई भी जो है ग्रेट ब्रिटेन नाम का कोई वो नहीं था. वहाँ पर जो है ब्रिटिश ये से वहाँ पर जो द प्राइमरी आइडेंटिटी थी पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश इल्स और इथिक्स की, ये ब्रिटिश और इल्स था इनके प्राइमरी आइडेंटिटी थी. तो वंस लाइक इंग्लिश, वेल्स और स्कॉट और इर्स. और इसमें तो कौन कौन सी इथिक्स थी, ये जातियाँ थी लाइक इंग्लिश, वेल्स और स्कॉट्स और आयरिश, ये इथिक्स थी वहाँ पर. द ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नेशन स्टेट कैन बी अंडरस्टूड सिक्वेंशली विद द पॉइंट्स गिवन बिलो. इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हुआ था. एज एन इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रीव इन वेल्थ. इंग्लिश नेशन जो है बहुत जल्दी वेल्थ धनी हो गया था. इंपॉर्टेंस एंड पावर आ गई थी उसके अंदर. इट वाज एबल टू एक्सटेंड द इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ आइसलैंड. और ये इसके अंदर शक्ति आ गई थी, पावर आ गई थी, पैसा आ गया था दूसरे आइलैंड के ऊपर इसको इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावशाली बनने का. इन 1688 द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की. और 1888 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने मोनार्की की पावर को सीज कर दिया था. इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन यूनाइटेड किंगडम. इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन यूनाइटेड किंगडम. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ये क्या है, एक्ट ऑफ 1707 के अंदर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था, एक्ट हुआ था, उसके अंदर जो है फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड किंगडम का ग्रेट ब्रिटेन द्वारा. बाय दिस एक्ट स्कॉटलैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इंग्लैंड. और इसके एक्ट के द्वारा स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड का हिस्सा बन गया था. हैंस द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर. और इसके अंदर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे डोमिनेटेड किया गया था इंग्लिश मेंबर के द्वारा. इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड.
आयरलैंड वाज कंट्री डिवाइडेड इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड जो है एक देश था जिसके जो डिवाइडेड था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के अंदर। द इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्ट ऑफ द आयरलैंड, उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस, उनका प्रभुत्व ओवर द मेजोरिटी कैथोलिक कंट्री के ऊपर उनका डोमिनेंस प्रभावित करवाया। एज ए रिजल्ट रिवोल्ट रेज्ड बाय द कैथोलिक बट इट वाज सप्रेस्ड। इसका कारण हुआ कि कैथोलिक ने जो क्या है रिवोल्ट किया लेकिन उसको दबा दिया गया। इन 1798 आफ्टर रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोन and his United Irishmen against British Ireland was forcibly included by the United Kingdom of Britain in 1812। तो इन क्या 1789 में जो है रिवोल्ट जो वोल्फ टोन के द्वारा रिवोल्ट किया गया। यूनाइटेड आयरिशमैन अगेंस्ट ब्रिटिश आयरलैंड वाज फोर्सबली इंक्लूडेड यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटेन इन, और जो आयरलैंड था उसको फोर्सबली मिला दिया गया किसके अंदर, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के अंदर 1801 में। A new British nation was established through the propagation of the dominant English nature। और जो है एक न्यू ब्रिटिश नेशन जो एस्टेब्लिश किया गया जो कि जिसके अंदर डोमिनेट था इंग्लिश कल्चर का। इंग्लिश कल्चर जो है इसके अंदर प्रभुत्व जमाया हुआ था। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन वर द ब्रिटिश फ्लैग, और इसका सिंबल बनाया गया न्यू ब्रिटेन का ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशन आश्रम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इसके अंदर नेशनल एंथम गाई गई गॉड सेव आवर नोबल किंग की, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, और इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को लागू किया। दीज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ऑर्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर इन द यूनियन, और इस प्रकार से दीज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ऑर्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली सबॉर्डिनेट पार्टनर इन यूनियन। इसके ऊपर क्या इसको क्या गया था, ठीक है। अब आता है बस थोड़ा सा रह गया अभी, इसको कर देते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन इन द 18th and 19th century आर्टिस्ट पोर्ट्रेड द नेशन एज फीमेल फिगर। तो 18th और 19th सेंचुरी में जो है आर्टिस्ट ने और इन्होंने क्या किया, एक नेशन को फीमेल के रूप में दर्शाया। द फीमेल form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। और एक्चुअल में जो फीमेल जो दर्शाया गया था वो रियल लाइफ में कोई औरत फीमेल नहीं थी वो, ठीक है ना। द फीमेल फिगर बिकेम एलिगोरी, ये एक एलोगरी था ऑफ द नेशन की एलिगोरी थी, मतलब एक प्रतीक था। इन फ्रांस द फीमेल एलिगोरी वाज मैरियाना एंड जर्मनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। जो फ्रांस की जो फीमेल एलिगोरी थी वो मैरियाना थी, और जर्मनी की फीमेल एलिगोरी थी वो जर्मन नेशन थी। जर्मनी की जो है वो जर्मानिया थी, ठीक है नहीं। द कैरेक्टर्स ऑफ मैरियन वर टू बी रेड कप, जो मैरियन की जो विशेषता थी वो क्या थी, रेड कप थी। द टेरिकोलर एंड द कोकेड विच वर ड्रॉन फ्रॉम द लिबर्टी एंड रिपब्लिक, जो बता रहे थे कि लिबर्टी और रिपब्लिक का प्रतीक है। मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन क्वाइंस, जो मैरियन की जो इमेजेस थी वो क्वाइंस पर और स्टैम्प के ऊपर चिन्हित की गई। जर्मनिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय द क्राउन ऑफ ओक लीव, और जर्मनिया को जो है प्रेजेंट किया क्राउन ऑफ लीव के द्वारा, ठीक है। अब आता है नेशनल एंड इम्पीरियलिज्म, तो राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद, ठीक है नहीं। इम्पीरियलिज्म मतलब राष्ट्र को बढ़ाना, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म राष्ट्र की भावना होगी, राष्ट्रवाद और इम्पीरियलिज्म की भावना। बाय द क्वार्टर ऑफ 19th century नेशनलिज्म लॉस्ट एंड आइडियलिस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट। 19th century के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना थी वो आदर्शवादी जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट थी वो खो चुकी थी। वो क्या रह गया था, ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड वर रेडी टू स्टार्ट वार। अब क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनलिस्ट ग्रुप ये क्या बन गए थे, इनके अंदर इंटॉलरेंट नहीं रह गया था और ये आपस में एक दूसरे को वार के लिए जाने के लिए तैयार रहते थे, ठीक है ना। अगला था बाल्कानाज वाज रीजन ऑफ द जियोग्राफिकल एंड इथिक डिफरेंट कंपेरिजन मॉडर्न डेज रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीक, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। ये जो
था, बाल्कन क्षेत्र था, ये इन स्टेट के अंदर बटा हुआ था, ये क्षेत्र के अंदर था, ये बटा हुआ था। अब इनमें क्या हुआ, इट्स हैबिटेट वर ब्रॉडली नोन एज स्लेव, और इनके हैबिटेट्स जो रहने वाले थे वो एक स्लेव के नाम से जाने जाते थे, स्लेव मतलब दास के नाम से, ठीक है। अब क्या था, ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटो, और ये सारा का सारा क्षेत्र किसके अंदर था, अंडर ओटोमन एम्पायर के अंदर था। द बाल्कन्स बिकेम एन एरिया ऑफ द इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। अब इस एरिया के अंदर क्या किया, सभी ने अपनी अपनी आइडेंटिटी और स्वतंत्रता के लिए विवाद हो गया और आपस में स्ट्रगल शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है नहीं। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी पावरफुल यूरोपियन नेशंस, जो अब इसके दौरान जो पावरफुल यूरोपियन नेशन थी, जैसे रशिया था, फ्रांस था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑटो हंगरी था, कंपैक्टेड था, इन्होंने क्या है टू गेन कंट्रोल ओवर द बाल्कन। अब ये अपने बाल्कन के ऊपर अपना कंट्रोल, नियंत्रण पाना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे इसके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, दिस लीड टू सीरीज ऑफ द वार, और इसके कारण क्या है, युद्ध शुरू हो गया, रीजन एंड फाइनली लेड टू द वार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड शुरू हो गया। नेशनलिज्म साइंड विद द इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिसास्टर इन 1914, और इस प्रकार से जो युद्ध का ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 के अंदर, इसी के कारण से हुआ था। तो ये मैंने पूरा आपको डिटेल समझ पढ़ा दी गई है, इसको पढ़ लेना, अच्छी तरह याद कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और इसको लाइक करना। और जो भी टॉपिक आपको, मैं सारे टॉपिक इसमें डाल रहा हूँ, जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है उसमें टॉपिक का नाम डालना, बाय लेक्चरर हरी सिंह सर टाइप करना, आपको टॉपिक मिल जाएगा, और अच्छी तरह स्टडी करना है। थैंक यू।